उत्सर्जन के दूसरे भाग में अब जंतुओं के उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। तो जंतुओं में भी उत्सर्जी पदार्थ होता है। इसमें भी दो तरह का होगा, नाइट्रोजन युक्त नाइट्रोजनस और नाइट्रोजन विहीन नॉन नाइट्रोजनस। नाइट्रोजन युक्त जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा होगी और नॉन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होगी। इसमें अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड इत्यादि इसमें आएगा। और विहीन वाला में सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प जो है ये भी हमारा उत्सर्जी पदार्थ के रूप में फेफड़े से बाहर निकलता है। ये मूत्र में भी है, पसीना में भी है, ये निकलता है। तो हमारे उत्सर्जी पदार्थ को बांटे हैं दो भाग में, नाइट्रोजन युक्त और नाइट्रोजन विहीन। युक्त वाले में है यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया, और नाइट्रोजन विहीन वाला में है सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। अब हमारा जंतु का प्रधान जो उत्सर्जी अंग है, पहले बताए थे, ये है वृक्क, किडनी या गुर्दा। ये सेम के बीज का आकार का होता है, इस तरह का देखने में होता है। ये लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसमें दो भाग होंगे। इसके बाहरी भाग को हम लोग कॉर्टेक्स कहेंगे और भीतर के भाग को मेडुला कहेंगे। बाहर वाला जो भाग है इसे कॉर्टेक्स कहेंगे और भीतर वाले भाग को मेडुला कहेंगे। इन दोनों किडनियों से दो नलिकाएं निकलती हैं जिन्हें हम कहते हैं यूरेटर, मूत्र नली। इनमें मूत्र बनता है, पेशाब बनता है, जो इन नलियों से होकर निकलता है। और ये नलियां एक थैली में आकर खुलती हैं जिसे यूरिनरी ब्लडर या मूत्राशय कहते हैं। यूरिनरी ब्लडर या मूत्राशय कहते हैं। इसी में मूत्र जमा रहता है। जब भर जाता है तो यूरेथ्रा के द्वारा यह हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो ये किडनी है। अब इसकी जानेंगे इकाई, यूनिट। इसकी इकाई का नाम है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का परिभाषा अगर जानना हो तो हम कह सकते हैं कि किडनी की या वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। एक स्वस्थ किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होता है। लगभग 10 लाख। दो किडनियां हमारी होती हैं तो दोनों किडनी में टोटल 20 लाख नेफ्रॉन होंगी। अब ये नेफ्रॉन इसकी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये देखने में कैसा होता है? ये देखने में इस तरह का होता है। ये तो यह इसका सिंपल एक चित्र बनाया गया है। ये ऊपरी जो दोहरी दीवार वाला कप नुमा रचना है इसे कहेंगे बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल, ये जो दीवार रचना देख रहे हो ये है बोमेन्स कैप्सूल। इसके अंदर रक्त नलिकाओं का, रीनल आर्टेरियोल का आकर जाल बिछा होता है। ये जाल जो बनेगा इस जाल को कहेंगे ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को हम एक साथ कह सकते हैं मैल्पीजियन कार्पसल्स। बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को एक साथ कहेंगे मैल्पीजियन कार्पसल्स। अब यहाँ फिर से ये जो कप नुमा रचना है दोहरी दीवार वाला बोमेन्स कैप्सूल, इसके अंदर जो रक्त नलिकाओं का जाल है ग्लोमेरुलस, यहाँ फिर ये नीचे गिरेगा, इसे हम नेक या गर्दन कह सकते हैं। इसके बाद ये इस तरह करके नीचे उतरता है। इसको अब यहाँ पर एक यू के आकार की रचना बनती है। यहाँ यू के आकार की रचना या फंदा बन रहा है जिसे लूप ऑफ हेनली कहते हैं। हेनली साइंटिस्ट का नाम है। तो ये फंदा लूप का है, यहाँ पर आकर ये बनेगा। उसके बाद फिर ये ऊपर चढ़ता है। ये डिसेंडिंग कॉलन है और असेंडिंग है, ये ऊपर चढ़ेगा। उसके बाद फिर ये एक कलेक्टिंग ट्यूब है जो संग्रह नली है। ये नली में आकर फिर ये मूत्र को ये जमा करेगा। यहाँ ये हुआ नेफ्रॉन के बारे में। बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, नेक, रीनल आर्टेरियोल, ये जाल जो बनेगा ये दोनों को मिलाकर बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिलाकर कहेंगे मैल्पीजियन कार्पसल्स। इसके बाद ये जो यू के आकार का रचना है इसे लूप ऑफ हेनली कहेंगे। और
ये इसके बाद इसे कलेक्टिंग ट्यूब कहेंगे, संग्रह नली। तो ये इसका रचना इस प्रकार पूरा होगा। अब नेफ्रॉन कार्य कैसे करता है, नेफ्रॉन का कार्य किस प्रकार होता है, वो हमें जानना है। तो नेफ्रॉन का कार्य को हम 3 भाग में विभाजित किए हैं: अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और कलेक्शन ऑफ यूरिन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होगा, जब रक्त, ये जो रीनल नली है, इसमें उत्सर्जी पदार्थ बहुत सारे हैं, जब ये इसमें आएगा तो यहाँ एक प्रकार का दबाव उत्पन्न होगा, तो उस दबाव से ये कुछ उत्सर्जी पदार्थ इसके अंदर गिर जाएंगे। तो इस क्रिया को कहेंगे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहाँ दबाव के कारण, ये जाल में दबाव के कारण ये उत्सर्जी पदार्थ छनकर गिर जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट था सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। जब ये उत्सर्जी पदार्थ छनकर गिरेंगे तो जब लूप ऑफ हेनली में आएंगे तो छनते समय कुछ आवश्यक पदार्थ भी गिर जाते हैं। तो इन आवश्यक पदार्थों को माइक्रोविलाई, भिलाई जो मिलता है हमारी छोटी आंत में, यहाँ माइक्रोविलाई मिलेगा जो आवश्यक पदार्थों को पुनः शोषित कर लेता है। इसे कहते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, पुनः अवशोषण। इसके बाद तब फिर आता है कलेक्टिंग ट्यूब में, और यहाँ फिर मूत्र संग्रह होता है जो किडनी के ये इस यूरेटर के द्वारा मूत्राशय में आकर जमा हो जाता है। इस प्रकार ये इसका 3 काम हुआ: अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और कलेक्शन ऑफ यूरिन। इसके बाद लास्ट में है किडनी के अलावा भी हमारा कुछ और उत्सर्जी अंग है। उसमें लीवर है, यकृत, स्किन त्वचा और लंग्स फेफड़ा। लीवर क्या करता है, यह यूरिया का निर्माण करता है। लीवर है यह उत्सर्जी पदार्थ, यूरिया जो हमारा प्रधान उत्सर्जी पदार्थ है, उसका निर्माण ये लीवर ही करता है। स्किन, यह इसमें स्वेट ग्लैंड, ये पसीना ग्रंथि होती है, तो पसीना ग्रंथि या पसीना के रूप में जल को, सोडियम क्लोराइड इत्यादि को बाहर निकालता है, तो यह भी उत्सर्जन का काम करता है। और लंग्स जो फेफड़ा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प को भी शरीर से बाहर निकालता है। तो इस प्रकार लीवर, स्किन और लंग्स भी हमारे सहायक उत्सर्जी अंग है। अंत में हम जो यूरिन है, मूत्र है, इसका कॉम्पोजिशन जान सकते हैं। यूरिन में लगभग 96%, 96% वाटर होता है, 2% यूरिया होता है और 2% अन्य पदार्थ, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, क्रिएटिनिन इत्यादि कुछ अन्य हानिकारक अनावश्यक पदार्थ भी इस 2% में होता है। तो ये हमारा यूरिन का कॉम्पोजिशन है। 96% जल, 2% यूरिया और 2% में अन्य उत्सर्जी पदार्थ रहकर हमारा यूरिन या मूत्र का ये कॉम्पोजिशन है। तो ये एक्सक्रीशन वाला भाग जो है, ये पार्ट समाप्त हुआ।